प्यारे बच्चों, चलिए आज से हम लोग बीए फाइनल प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम चैप्टर प्रारंभ करते हैं। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, हमारा जो ये सब्जेक्ट है रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन या डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, ठीक है। इसमें जो है ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बार हम इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। हमारा ये जो सब्जेक्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन या मिलिट्री साइंस या सैन्य विज्ञान के बीए पार्ट 3 बीए थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसके पेपर का नाम है स्ट्रैटेजिक विचारधारा या स्ट्रैटेजिक थॉट या स्ट्रैटेजिक विचारक। इसमें जो है हम विश्व के महान सेनाध्यक्षों के युद्ध कलाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से अपनी पुस्तकों में या अपने लेखों के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराया है, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फुनतजू के युद्ध पर विचार। इसको हम पढ़ने के पहले सबसे पहले हम फुनतजू का परिचय आपको देना चाहेंगे। तो देखिए, एक बात हम बता देते हैं कि हम लोगों का जो पेपर है बीए फाइनल वालों के लिए है, फिर से बता देते हैं, बीए फाइनल रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के पाठ्यक्रम पर आधारित है, ठीक है। हम इसमें उन्हीं चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे जो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में है। पाठ्यक्रम हम आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके चैप्टरों के बारे में, ठीक है। इसमें जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है फुनतजू का युद्ध पर विचार। इसका परिचय हम आपको बता देते हैं। ये इनका जन्म 544 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था, ठीक है। ये छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध कला के विचारक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि जैसा कि भारत के मराठों में शिवाजी, ठीक है, शिवाजी तो बाद के हैं बच्चों, लेकिन ये ईसा पूर्व बहुत पहले प्राचीन काल के हैं। इनकी मृत्यु 496 ईसा पूर्व में हुई थी। ये चीन के महान सेना नायक के रूप में प्राचीन काल के चीन के महान सेना नायक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण संग्राम लड़े, जिसका सफलतापूर्वक इन्होंने नेतृत्व किया, वो है चूचाई एवं चिन, ठीक है। इसमें इन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, गुरिल्ला युद्ध कला के माध्यम से सफलतापूर्वक इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द आर्ट ऑफ वॉर या युद्ध कला, हिंदी में क्या बोलेंगे, युद्ध कला, ठीक है। इन्होंने युद्ध की परिभाषा क्या दी है, युद्ध पर इन्होंने अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किया है कि युद्ध राज्य का एक बृहत् कार्य है, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है, इसका अध्ययन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने युद्ध को एक राज्य का महान कार्य माना है। बृहत् का मतलब होता है महान कार्य, क्योंकि राज्य की सुरक्षा एवं विनाश ये दोनों सफल युद्ध कला पर ही आधारित होता है। अर्थात राज्य युद्ध के द्वारा ही राज्य का निर्माण भी होता है और राज्य का विनाश भी होता है और राज्य की सुरक्षा भी होती है, ठीक है। और जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, क्योंकि युद्ध के मैदान में क्षण क्षण पर सैनिक मारे जाते रहते हैं, इसलिए ये जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है। सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है। ऐसा क्यों, सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग क्यों है बच्चों, क्योंकि एक राष्ट्र थोड़ी ही देर में, ठीक है, थोड़ी ही देर में या तो विजय का वर्ण करता है या फिर विनाश का वर्ण करता है। क्योंकि युद्ध के मैदान में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आज यदि युद्ध का निर्णय होता है, आज युद्ध कल होना है, तो कल शाम तक
एक राज्य जो है विजेता होता है, एक राज्य पराजित होता है। ठीक है, तो विजेता राज्य जो है पराजित राज्य को या तो आत्मसमर्पण करने पर कुछ शर्तों के साथ उसके अपनी शर्तें थोप देता है, या फिर इतिहास में हुए युद्धों के अनुसार आतताई शासकों ने जिस प्रकार युद्ध किया है, एक राज्य को हराने के बाद उनको लूट लिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, वहाँ महिलाओं बच्चों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, वो उस समय की परिस्थितियाँ जब युद्ध हुआ था, अचानक बहुत ही भयानक स्थिति होती थी जब एक राज्य को लूटा जाता था। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद एक हफ्ता खेलता राज्य एक ही रात में, एक ही शाम तक होते होते खंडहर में तब्दील हो जाता था। ठीक है, राजपूतों राज्यों में भी देख लीजिए, बहुत से मुस्लिम आक्रांताओं के समय राजपूत रानियों ने, राजकुमारियों ने अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब दिन में युद्ध हुआ, पराजय की संभावना होने पर या पराजित होने पर सैनिक राज्य में लूटमार करते थे। वो दृश्य बहुत ही भयानक होता था। ठीक है बच्चों, इसलिए ये सुरक्षा और विनाश का मार्ग है, इसका अध्ययन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, इसलिए कि थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही विनाश के मार्ग को निमंत्रित कर सकती है। ठीक है बच्चों, इस पे आप लोग गंभीरता से सोचेंगे तो एक युद्ध के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि एक दिन जब युद्ध नहीं होता, दोनों ही राज्य सुरक्षित होते हैं, दोनों ही राज्य की सेनाएं, लेकिन युद्ध में अगर पराजय मिलती है तो शाम तक होते होते एक राज्य को इस कदर दबा दिया जाता है तो दोबारा वो संभावना नहीं है कि उठ पाए, या फिर उनको लूट कर उनको विनाशित उनको आग के हवाले कर दिया जाता है, फिर खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। इनके सैन्य विचार बच्चों, संतजू के सैन्य विचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने समस्त युद्ध क्रिया को धोखे पर आधारित बताया है, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में वैसे भी जो है समस्त युद्ध क्रिया जो है धोखे पर ही आधारित होती है। ठीक है, इसमें दूसरा इन्होंने जो बताया है, शत्रु को भ्रमित रखना, शत्रु को हर समय भ्रम में रखना चाहिए। भ्रम में आएगा कैसे, देखिए आगे, जब हम आक्रमण के योग्य हों तो शत्रु को अयोग्य नजर आना चाहिए, अर्थात आक्रमण करने लायक अगर हम हैं तो शत्रु को ऐसा लगना चाहिए कि हम आक्रमण करने के लायक नहीं हैं, और जब आक्रमण करने के लायक ना हो तो उसको लगना चाहिए कि बिल्कुल हम आक्रमण करने के लायक हैं, तभी जो भ्रम में बना रहेगा, या तो अपनी तैयारी बना के रखेगा या तो आराम से चैन की नींद सो जाएगा। निकट हो तो दूर, और दूर हो तो अपनी निकटता का आभास कराना चाहिए, ताकि जो है अगर निकट हो तो अगर आप दूरी का आभास कराएंगे तो शत्रु शांति से सो जाएगा, कभी दूर है, अभी युद्ध नहीं होने वाला है। और दूर हो तो निकटता का आभास कराना चाहिए, ताकि अगर आप आक्रमण के लायक नहीं हैं, दूर हैं, तो उसको लगेगा कि हमारे निकट हैं, तो शांति से सो नहीं पाएगा, तैयारी के समय ही वो और युद्ध के समय वो जागते जागते थक चुका होगा। ठीक है, यही सारी प्रक्रिया धोखे की कार्रवाई करते करते शत्रु को हर समय असंतुलित करने का प्रयास करते रहना चाहिए, अर्थात उसके दिमाग में हर समय असंतुलन की स्थिति बनी रहे, ना तो सो पाए ना जाग पाए। ठीक है, ना तो सो पाए ना जाग पाए ठीक से। चलो आगे जो है उन्होंने कहा है कि लंबी अवधि तक चलने वाले युद्धों से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि लंबी अवधि तक चलने वाले युद्धों में होता क्या है, समय बर्बाद होता है और अकारण बेवजह पैसा बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है। अतः इसीलिए युद्ध को छोटा रखने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात जितनी जल्दी हो सके युद्ध को करके समाप्त कर देना चाहिए। इसमें आगे इन्होंने क्या कहा है कि युद्ध में सेनापति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि सेनापति की बुद्धि पर ही राष्ट्र की सुरक्षा निर्भर करती है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं सैनिकों का जीवन ये सेनापति की बुद्धि पर ही निर्भर है, क्योंकि इतिहास में ऐसे भी बहुत से युद्ध लड़े गए जिसमें सेनापतियों ने अपनी छोटी सी सेनाओं के द्वारा, अपनी छोटी सी सेनाओं से बड़ी बड़ी सेनाओं को उन्होंने पराजित किया है। और इतिहास में ऐसे भी युद्ध लड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी सेनाएं जो है छोटी छोटी सेनाओं से पराजित
हो चुकी हैं, क्योंकि उन सेनापतियों में इस प्रकार बुद्धि होती थी कि समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, अपनी स्थिति को ध्यान में रखे, पहले अपनी शक्ति को ध्यान में रखकर फिर वो अपनी युद्ध कला का चुनाव करते थे। उनकी किस प्रकार आक्रामक युद्ध लड़ना है, कि आक्रामक युद्ध लड़ना है कि सुरक्षात्मक लड़ना है, ये उनकी क्षमता के ऊपर आधारित था। और यही जो है कला सेनापति को विद्वान या मूर्ख घोषित करती है। ठीक है, जैसे नेपोलियन ने कहा था कि युद्ध में विजय का क्या बोलते हैं, विजय का लाभ, विजय का मौसम या विजय एक ही बार दिखाई देता है और विजय का अवसर केवल एक बार आता है, लेकिन अच्छे सेनापति की बुद्धि जो है उस अवसर को ग्रहण करना ही है। ठीक, अब इसमें देखिए और भी इन्होंने बताया है कि शत्रु को लालच देकर या अपनी सेना में गड़बड़ी या विद्रोह आदि का दिखावा करके अपने जाल में शत्रु को फांसना चाहिए, फांसने का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया हो हम उम्मीद करते हैं। आगे देखिए, युद्ध योजना है। युद्ध योजना इनकी 5 तत्वों पर आधारित है बच्चों, 5 तत्वों पर। अब इसमें देखिएगा कि युद्ध की ये योजना, एक सेनापति जो है युद्ध की योजना में किन 5 तत्वों को ध्यान देता है। पहला तत्व है देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना। किसमें? सेना में। ठीक है बच्चों, सेना में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना। अगर सैनिक देशभक्त बने रहेंगे तभी वो युद्ध की तरह लड़ पाएंगे, अर्थात उनका मनोबल जो है ऊंचा होना चाहिए। और उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए? ये राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना उनके अंदर विकसित करनी चाहिए, अर्थात वो राष्ट्र को सबसे बढ़कर माने, अपने प्राणों से भी बढ़कर माने। नहीं तो अगर युद्ध में खतरा मंडराएगा, अगर वो भाग खड़े होंगे तो राष्ट्र की स्थिति क्या होगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, देशभक्त सेना देशभक्त होनी चाहिए और राष्ट्र को ऊंचा मानने की भावना होनी चाहिए, यानी अपने प्राणों से भी बढ़कर माने। प्राणों से क्या, सबसे, तन मन धन सबसे बढ़कर माने। राष्ट्रीय चरित्र का विकास, उनके अंदर राष्ट्र का एक गौरवपूर्ण इतिहास बनाने की उनके अंदर भावना होनी चाहिए कि राष्ट्र का चरित्र जो है वो संपूर्ण विश्व के सामने अच्छा जो है दिखाने की ललक होनी चाहिए उनके अंदर। और ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना कि जनता राष्ट्र और राजा के प्रति बलिदान देने के लिए तैयार रहे। ठीक है, राष्ट्र जो है ऐसे तथ्य यानी ऐसे उदाहरण पेश किया जाना चाहिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सैनिकों के अंदर देशभक्ति जागृत करने के लिए, कि वो जो है राष्ट्र के प्रति और राजा के प्रति पूर्णतया वफादार रहे और उनकी जान, अपनी तन मन और धन देकर भी उनके प्राणों की रक्षा करे, प्राणों की सुरक्षा करे। चाहे राष्ट्र की सुरक्षा करे, राजा सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित तो राजा सुरक्षित, वही चीज़ है। दूसरा नंबर है बच्चों आकाश। दूसरा नंबर है आकाश। आकाश जो है ये ऋतुओं या मौसम का प्रतीक होता है। ठीक है, इसमें जो है क्या है कि युद्ध में दिन रात, गर्मी सर्दी, वर्षा, मौसम आदि का विशेष महत्व होता है, इसलिए कि मौसम का भी प्रभाव युद्ध पर पड़ता है। ठीक है, मौसम का वो प्रभाव होता है, वो सामरिकी या समरतंत्र या युद्ध कला पर पड़ता है। बच्चों, इतिहास में बहुत से युद्ध ऐसे लड़े गए हैं जिसमें मौसम के कारण जो है बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित होना पड़ा है, और मौसम के अनुकूल होने पर छोटी छोटी सेनाओं ने बड़ी सेनाओं पर विजय हासिल की है। ठीक है, अर्थात मौसम का युद्ध कला पर इस तरह प्रभाव पड़ता है। और अच्छे जनरल को क्या चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सुविधा जैसे भी हो, जिस प्रकार अपनी योग्यता हो, जिस प्रकार अपनी सेना हो, जिस प्रकार लड़ने में कुशल हो, जिस मौसम में, अपनी सुविधा के अनुसार ही वो मौसम का चुनाव करके तब युद्ध के लिए प्रस्थान करे, तब वो युद्ध को जो है लड़े। ये किसका गुण है? सेना का। युद्ध योजना बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस मौसम में अपनी सेना लड़ने लायक हो उसी मौसम का चुनाव युद्ध के लिए करना चाहिए।
अगला नंबर है बच्चों पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब होता है भूमि की बनावट या संरचना। अब पृथ्वी की संरचना किस तरह है आप लोग देख रहे हैं, समतल है, कहीं प्लेन ज़मीन है, पहाड़ी है, पर्वतीय है, दलदली भूमि है, ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीची है, ठीक है, जंगली है, विस्तृत क्षेत्र है, रेगिस्तानी टाइप का, बड़ा क्षेत्र है। इसमें क्या है कि युद्ध कला जो है, समर तंत्र या युद्ध कला, इसके निर्धारण में, ठीक है, समर तंत्र के निर्धारण में भूमि का विशेष महत्व होता है। अर्थात हर तरह की भूमि पर युद्ध लड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे देखा जाए कि कुछ भूमि समतल होती है, कुछ सेनाएं समतल भूमि पर कार्य कर सकती हैं, कुछ सेनाएं पहाड़ी दलदली क्षेत्र के लिए हैं, कुछ ऊंची नीची जंगली और विस्तृत क्षेत्र के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अपनी जैसी शक्ति हो, जैसी अपनी क्षमता हो और जैसी अपनी सेना की क्षमता और ट्रेनिंग हो, उसी के अनुसार आपको भूमि का भी चुनाव हम लोगों को करना चाहिए। लड़ाई के लिए युद्ध योजना बनाते समय जैसी अपनी क्षमता है, जिस प्रकार हम लोग लड़ सकते हैं, जैसी ट्रेनिंग है, उसी के अनुरूप जो है भूमि को भी चुनना चाहिए और उसी के अनुरूप मौसम का भी चुनाव करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे हम थोड़ा सा उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे मौसम को ले लीजिए, दिन रात, भाई अगर छोटी सेना है तो रात में आक्रमण कीजिए और बड़ी सेना में सोते हुए को आप पराजित कीजिए, मार डालिए। और शत्रुओं के पास रथ सेना ज़्यादा हो तो बरसात का मौसम चुनिए, क्योंकि बरसात के मौसम में रथी जो है काम नहीं कर पाते। ऐसे भूमि में अगर जो है शत्रु के पास रथ सेना हो तो आप पहाड़ी भूमि का चुनाव कीजिए। अपने सैनिक कम हो, गुरिल्ला युद्ध लड़ना हो तो पहाड़ी और ऊंची नीची और जंगली क्षेत्र का चुनाव कीजिए। तो ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा को क्या बेटा, सुविधा के अनुसार, जैसे अपने पास सुविधा हो वैसी ही मौसम और वैसे ही भूमि का चुनाव आप कीजिए। आगे सेनापति को भी युद्ध योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। सेनापति, ये युद्ध की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति सेनापति की होती है, क्योंकि युद्ध की विजय और पराजय सेनापति की योग्यता, कार्यकुशलता, ठीक है, प्रभावशाली होना, साहस और बुद्धि पर ही निर्भर है। सेनापति को ही जनता का भाग्य विधाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेनापति अगर राष्ट्र को सुरक्षित नहीं कर पाया तो जनता का भाग्य विधाता नहीं हो सकता। अर्थात सेनापति की योग्यता, सेनापति के गुण ही जनता को सुरक्षित रखते हैं, सेना को सुरक्षित रखते हैं, राष्ट्र को सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए सेनापति में कुछ गुण होने चाहिए, वो प्रतिभाशाली, साहसी एवं बुद्धिमान, ये ज़्यादा जरूरी है। सेना में अनुशासन, दल सहयोग, लड़ाकू भावना, देशभक्ति, बलिदान की भावना को विकसित करने में सक्षम होना, अर्थात सेना को मनोबल को बढ़ाने के लिए इसमें भाषण की योग्यता अच्छी होनी चाहिए। और एक मनोबल युक्त सैनिक, एक गैर मनोबल युक्त सैनिकों में क्या अनुपात होता है? 3:1। एक अकेला जो है सैनिक 3 सामान्य सैनिकों पर एक मनोबल का युक्त सैनिक भारी पड़ता है। ठीक है, मनोबल युक्त सैनिक अनुपाते 3 सैनिक। ठीक है, 3 साधारण सैनिकों पर एक उच्च मनोबल का सैनिक भारी पड़ता है। इतना ही नहीं, गुरिल्ला सैनिक जो होते हैं ये मानक मान के चलते हैं कि एक गुरिल्ला 10 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है। सेनापति को कायर, क्रोधी, उतावला, लज्जाशील एवं अति विनम्र नहीं होना चाहिए। अत्यंत दयालु भी नहीं होना चाहिए कि एक बार आप क्षमा करने की स्थिति ना हो, क्षमा करके आप अपने लिए दोबारा अपने लिए मौत का निमंत्रण दीजिए, जैसा कि जो है पृथ्वीराज ने गलती की थी। ठीक है बच्चों, अगला है विधि तथा अनुशासन। अब विधि तथा अनुशासन के द्वारा सेना पर नियंत्रण, प्रशिक्षण, कमांड की एकता तथा विचारों का तालमेल, सैन्य व्यय एवं आपूर्ति व्यवस्था आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें सेना पर नियंत्रण अर्थात संपूर्ण सेना पर कमांड होना चाहिए। किसके द्वारा? कानून एवं अनुशासन के द्वारा।
प्रशिक्षण, कमांड की एकता अर्थात सेना के प्रत्येक अंगों के विचारों में तालमेल हो और एक दूसरे की मदद करने के लिए हर समय वो तैयार रहें। अर्थात उनके विचारों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि ये कहेंगे कि जल में लड़ना नौसेना का कार्य है, हम क्यों जाएं, ये चीज़ नहीं। तालमेल विचारों में होना चाहिए। ठीक, विचारों में तालमेल होना चाहिए। सैन्य आपूर्ति व्यवस्था अर्थात युद्धरत सैनिकों को ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मुहैया कराने की संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए पांचों तत्वों में क्या क्या है, एक बार इसको हम फिर से दोहरा लेते हैं साधारण तरीके से। देखिए बच्चों, देखिए नैतिक नियम अर्थात सैनिकों को अंदर देशभक्त की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। युद्ध योजना बनाते समय अर्थात राष्ट्र के सभी सैनिक देशभक्त एवं राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। और दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि अपने मौसम के अनुसार यानी अपनी सेना की ट्रेनिंग के अनुसार मौसम का चुनाव आप कीजिए कि आपने किस मौसम में लड़ने के लिए अपनी सेना को ट्रेंड किया है। पृथ्वी अर्थात भूमि की बनावट, किस प्रकार की युद्ध कला के लिए आपने अपने सैनिकों को ट्रेंड किया है, पहाड़ी युद्ध में लड़ने के लिए या समतली युद्ध में लड़ने के लिए या फिर दलदली भूमि में लड़ने के लिए, जंगली भूमि में लड़ने के लिए। ठीक है, खास करके अगर गोरिल्ला युद्ध कार्रवाई करना है तो इसके लिए पहाड़ी, ऊंची नीची जंगली भूमि ही उपयुक्त होती है जहाँ पर सैनिकों को छुपने के लिए स्थान मिल सके। ठीक है, तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि जैसी अपनी क्षमता हो, जैसी अपनी ट्रेनिंग हो, उसी के अनुसार भूगोल का आप चुनाव कीजिए। ठीक है, अब सेनापति के बारे में इन्होंने कहा है, सेनापति का इसलिए ध्यान रखा जाता है कि ये महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है, इसी की बुद्धि पर ही राष्ट्र की सुरक्षा एवं असुरक्षा निर्भर होती है। इनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये चीज़ आप लोगों को पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और कानून के द्वारा, कानून तथा सेनाओं में अनुशासन के द्वारा जो है सेना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा जा सकता है अर्थात, और उन्हें कमांड की एकता अर्थात सेना के सभी अंगों में एकता हो और उनके विचारों में तालमेल बना होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक अंग दूसरे अंग की मदद के लिए हर समय तैयार रहे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्थापित की जाती। अगला है यौद्धिक विचार। ठीक है बच्चों, यौद्धिक विचार, युद्ध के लिए किस प्रकार इन्होंने युद्ध का नियम किस प्रकार इन्होंने बनाया है। पहली बात, बिना तैयारी के युद्ध करना मूर्खता है अर्थात बिना तैयारी के अपने आप को मौत के मुंह में भेजना, अपने राष्ट्र के लिए विनाश को निमंत्रित देना बेवकूफ़ी है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए युद्ध को पूर्ण मनोयोग से तैयार होकर बिल्कुल ऐसे लड़िए कि जैसे हम युद्ध करने के लिए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसलिए बिना तैयारी के युद्ध करना मूर्खता है और बहुत दिनों तक युद्ध का इंतजार करना भी बुद्धिमानी नहीं है। अर्थात जहाँ तक हो सके युद्ध का इंतजार मत कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, हो सके तो आगे बढ़कर अटैक कीजिए। ठीक है, आगे इन्होंने ये भी कहा है कि लंबे युद्धों से बचना चाहिए जिससे आर्थिक पक्ष का नुकसान होता है। अर्थात ज़्यादा दिन तक आप कहीं घेरा डाले हैं, ज़्यादा दिन तक आप युद्ध लड़ रहे हैं तो बाहर जाकर जो खर्च पड़ता है इससे अर्थव्यवस्था पीछे होती है। भाई खर्च तो लगेगा ही जितना देर बाहर रहेंगे, इससे अच्छा है कि लंबे युद्ध से बचिए, समय बर्बाद होगा और धन बेजादा होगा। और युद्ध का लक्ष्य क्या होना चाहिए, विजय प्राप्त करना होना चाहिए, ना कि बहुत दिनों तक युद्ध करना। अर्थात एन केन प्रकारेण विजय प्राप्त कीजिए। हालांकि गुरिल्ला युद्ध में कोई नियम धर्म नहीं होता, उसमें विजय ही महत्वपूर्ण होती है और धोखेपूर्ण आक्रमण को ही वरीयता दी जाती है। यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि युद्ध का लक्ष्य केवल विजय, बहुत दिनों तक नहीं लड़ना है था, लंबे दिनों तक युद्ध नहीं लड़ना है। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, शत्रु के भौतिक विघटन के स्थान पर उनका मानसिक विघटन करना चाहिए। अर्थात शत्रु को शारीर के रूप से नुकसान ना कीजिए बल्कि उनके मन को इस तरह आतंकित कर दीजिए कि वो आपसे जो है खुद ही आतंकित रहे। क्योंकि अगर मानसिक विघटन हो जाता है तो जैसे शत्रु अगर नष्ट हो गया तो मान लीजिए मर गया, कोई बात नहीं। अगर उसका मानसिक विघटन हो गया, उनके अंदर अगर आप दहशत बनकर छा गए तो उसकी जो लड़ाकू क्षमता है वो
स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा, वास्तविक युद्ध के पहले ही विजय प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर मन पे चोट लगा, उनके मन में ये बात आ गई और आप इस बात को भरने में सफल हो गए कि हम इस सेना से लड़ने के योग्य नहीं हैं, तो उससे उनका मानसिक विघटन हो गया। अगर मनोबल गिर गया तो फिर वो लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे, या तो आत्मसमर्पण कर देंगे या फिर जो है छोटे से युद्ध में ही वो मैदान छोड़कर शत्रु भाग खड़ा होगा। और सुरक्षात्मक तथा आक्रामक दोनों प्रकार के युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों, अगर अपने सेना ज़्यादा है तो आक्रामक युद्ध करके विजय प्राप्त कीजिए। अगर अपनी स्थिति कमज़ोर है तो सुरक्षात्मक स्थिति ले लीजिए, क्योंकि सुरक्षा जो है बच्चों, सुरक्षा जो है ये पराजय को टाल तो सकती है पराजय को टाल तो सकती है लेकिन विजय नहीं दिला सकती। ठीक है, सुरक्षात्मक अगर युद्ध लड़ेंगे तो अब विजय तो नहीं पाएंगे लेकिन पराजित भी नहीं होंगे। आगे देखिए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के आक्रमणों का प्रयोग। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है बैकडोर से नुकसान करना। जो भी नुकसान आप बैकडोर से कर सकिए, सेनाओं को आतंकित करने के लिए प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, अपनी सेना का, अपनी ताकत का बखान करके उनको इस तरह जो है आतंकित कर दीजिए कि वो आपसे लड़ने के लायक ही ना बचें। यही है अप्रत्यक्ष आक्रमण। प्रत्यक्ष का मतलब जो सीधे हथियारों से आक्रमण किया जाए। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है बैकडोर से, दिमाग पर आक्रमण, मनों पर आक्रमण, ठीक, ताकि उनका मनोबल गिराया जा सके। आगे देखिए बच्चों, सामरिक योजना में लचीलापन आवश्यक। लचीलापन क्या है? सामरिक या युद्ध कला की योजना में लचीलापन आवश्यक होता है, अर्थात ऐसी युद्ध कला बनाई जानी चाहिए जिसमें आवश्यकता पड़ने पर फेरबदल भी हो सके। क्योंकि संभवतः ऐसा नहीं है कि जो हम आप जो है समझकर युद्ध करें, शत्रु युद्ध के मैदान में भी वही प्रक्रिया अपनाए। हो सकता है हम जो सोचकर युद्ध कर रहे हों ऐसी परिस्थिति ना आए, हो सकता है हम कुछ समझ के युद्ध कर रहे हों, शत्रु हमारे जाल में ना आए। इसलिए अगर जब ऐसी योजना हो जहां ज़रूरत पड़ने पर तुरंत जो है अपनी स्थिति को, अपने नियमों को परिवर्तन करने की गुंजाइश होना चाहिए। ठीक, अपनी गतिविधियों की सूचना को शत्रु से छुपा कर रखना चाहिए, अर्थात आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी शत्रु को नहीं होनी चाहिए। अगला नंबर, आगे देखिए, युद्ध के नियम में इन्होंने क्या बताया है कि युद्ध हमको किन परिस्थितियों में करनी है, किन परिस्थितियों में नहीं करनी है और किन परिस्थितियों में किस प्रकार हमको युद्ध करना है। देखिए, इन्होंने कहा है अगर अपनी सेना शत्रु की 10 गुनी है तो घेरेबंदी का प्रयोग। घेरेबंदी का मतलब घेर कर उनको समाप्त कर दीजिए या घेर कर उनको पराजित कर दीजिए। क्योंकि हम 10 गुने हैं तो 10 व्यक्ति तो अकेला एक व्यक्ति को घेर सकता है ना। तो ऐसे में शत्रु अगर हम पे 10वें हिस्से पे है या हम शत्रु से 10 गुने मजबूत हैं तो उसको घेर कर उसको पराजित कीजिए। अब देखिए, 5 गुनी है, अगर हमारी सेना 5 गुनी है तो जल्दी से जल्दी आक्रमण कीजिए और समाप्त कीजिए उन्हें। अगर 2 गुनी है तो शत्रु को 2 मोर्चों पर विभक्त कर युद्ध करना चाहिए, अर्थात शत्रुओं अगर हम उसके दूने हैं तो शत्रुओं को 2 भागों में बांटकर तब एक एक से युद्ध करके अलग अलग उनको पराजित करना चाहिए। और हाँ, अगला इन्होंने क्या कहा है, अगर बराबर है दोनों की शक्ति तो युद्ध को टाल दीजिए, क्योंकि विजय मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। यहाँ युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं विजय के लिए, ना कि पराजय के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए। इसलिए बराबर है तो टालने का प्रयास कीजिए, या हो सके तो युद्ध ना ही लड़िए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। हारने के लिए हम तैयार नहीं हैं और जीतने की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए बच्चों, अगर बराबर सेना है तो युद्ध को टाल दीजिए। अब देखिए, युद्ध में विजय है तो निर्णायक तत्व। युद्ध में विजय के लिए इन्होंने निर्णायक तत्व क्या बताया है इन्होंने
क्या आवश्यक होना चाहिए एक सेनापति के लिए? पहला नंबर, एक सेनापति को यह जानकारी होनी चाहिए कि कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है, अर्थात परिस्थितियां अपने अनुकूल हों तो युद्ध करना है, अन्यथा नहीं करना है। अगला है मनोबल। युद्ध प्रारंभ से युद्ध अंत तक सैनिकों का उच्च मनोबल बराबर बना रहना चाहिए। ठीक, युद्ध के लिए सदैव तैयार, सेना युद्ध के लिए हर समय तैयार रहे। ऐसा ना हो कि जब आक्रमण हो जाए तो पता चले। इतिहास में ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं जिनको इसी परिस्थितियों में पराजित किया गया है कि सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं, अचानक आक्रमण हुआ, सब धराशायी हो गए। ठीक है, और ये शत्रु जो है, जो कम सेना वाले शत्रु होते हैं, जिनके पास सेनाएं कम होती हैं, वो इसी ताक में रहते हैं। और गुरिल्ला और छापामार युद्ध कला के सैनिक वो तो इसी ताक का ही फायदा उठाते हैं कि अशत्रु की, जैसे देखिए, शत्रु की गलती एवं असावधानी की ताक में रहना। अब जैसे इसके पीछे भी है, उच्च मनोबल बना रहे, युद्ध के लिए सदैव तैयार रहें और शत्रु की गलतियों का इंतजार करें, जहां गलती करें तुरंत वहीं पर इनके ऊपर अटैक कर दें और वहीं उनकी गलतियों से फायदा उठाएं। असावधानी देखें, तुरंत मारें। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उसी असावधानी के चक्कर में गुरिल्ला सैनिक इंतजार करते रहते हैं, करते रहना चाहिए कि जहां थोड़ी सी गलती इनसे हो तुरंत उसका फायदा उठा लिया जाए। अगला क्या है? सुयोग्य सैन्य नेतृत्व का होना, अर्थात अच्छे सेनापति के अंतर्गत अपनी सेना युद्ध करे। नेतृत्व का मतलब है सेना का नेतृत्व जो है योग्य व्यक्ति के हाथों में रहे। और हाँ, एक चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण बच्चों, सैनिक कार्यों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, सेना युद्ध में लड़ रही है तो सैनिक हस्तक्षेप, तुरंत राजनेता बोल देते हैं, जबकि ये कार्य गलत है, एकदम गलत है। अर्थात सेना के कार्यों में राजनेताओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, परिस्थितियों के अनुसार सेना को निर्णय जो है स्वयं लेने देना चाहिए। ये अपने यहाँ बच्चों बहुत ज़्यादा है। चलिए, उच्च तथा निम्न स्तर पर सैन्य नियंत्रण, यानी निम्न स्तर पर और उच्च स्तर पर, यानी सेना जो है छोटे अधिकारियों के स्तर पर और बड़े अधिकारियों के स्तर पर ये सेना नियंत्रित रहनी चाहिए। सेना का नियंत्रण, कमांड बिल्कुल जो है अनुशासित होना चाहिए दोनों में। अब देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, युद्ध कमांडरों को अप्रत्यक्ष साधनों हेतु कार्यवाही का निर्देश। इन्होंने युद्ध के पूर्व कमांडरों को क्या कहा है कि युद्ध के पूर्व आप लोग क्या कीजिए ताकि विजय की संभावना हो। पहला नंबर, अपने सैनिकों को क्रोधित करो। अपने सैनिकों को क्रोधित करो। क्रोधित काहे करें भैया? इसलिए क्रोधित करें कि इतने क्रोधित रहें कि जाकर तुरंत जो है मार काट पे उतारू हो जाएं और उस स्थान पर पहुंचना जहां शत्रु पहुंचने की आशा ही ना करे। वही चीज़ है, जैसे कहते हैं ना, शत्रु को दिग्भ्रमित करना, अर्थात जो शत्रु उम्मीद ना करे वही कार्य कीजिए, जिसकी उम्मीद उसको हो वो कार्य ना करें। भाई वहाँ पहुँचिए जहाँ शत्रु उम्मीद ही ना करे कि आप यहाँ भी पहुँच सकते हैं। वही है भ्रमित करने वाला तरीका। आगे पढ़ते हैं हम लोग, शत्रु की प्रिय चीज़ों पर अधिकार करो ताकि वह तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करे। क्या बोलते हैं प्रिय चीज़ों पर अधिकार करना? ब्लैकमेलिंग की सौदेबाजी, कुछ भी कह सकते हो बेटा आप लोग। किडनैपिंग भी कह सकते हैं। आजकल जो है जैसे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और माता पिता से पैसा मांगा जाता है, क्योंकि बच्चों की कीमत पर ही माता पिता इतने पैसे दे देते हैं। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी बच्चों के मुँह में जो है करोड़ों रुपए जो है तुरंत जेब से निकाल के दे देगा। ठीक है इसी तरह शत्रु की प्रिय चीज़ों के, जो शत्रु को जो चाहिए उन्हीं चीज़ों पे अधिकार करो ताकि वह सौदेबाजी पे उतर आए और आप जो कहिए वो बात आपकी मान ले बदले में। इसको बच्चों चाहे जिस प्रकार, चाहे ब्लैकमेलिंग कहिए, चाहे किडनैपिंग मत कहिए, ब्लैकमेलिंग कहिए, या फिर और क्या कहेंगे, सौदेबाजी कहिए। ठीक है, एक चीज़ दो, दूसरी चीज़ लो। भाई वो प्रिय चीज़ है तो उसके बदले में सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अब आराम से आप लोग पढ़िए, लिखिए और खुश रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए।
फिर मुलाकात होगी हम लोगों की अगले क्लास में।